सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस सेशन में क्या होने वाला है वो आपने वीडियो की थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग यहाँ पे हिंदी गद्य पद्य जो साहित्य का इतिहास है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, आप सभी को पता है कि ये जो क्लास है वो यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास है जिसका पेपर 22 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आपका पेपर 22 फरवरी को होने वाला है और आप चाहते हैं कि ऐसे में हम कुछ ऐसा तैयार कर लें कि भैया लास्ट समय में हमें जो है बहुत अच्छे नंबर हमारे आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो 22 फरवरी 2024 को पेपर होने वाला है और अगर 2025 का भी पेपर दे रहे हैं ना, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास के बाद आप ये मान के चलो कि आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे और आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैम एक बार जरा आवाज वगैरह हमारी चेक करके बता दीजिएगा। ओके, मैं चेक कर लेता हूं अपनी आवाज, उसके बाद बताता हूं आपको। चलिए, बहुत ही बढ़िया, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप YouTube पर देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको MCQ कराया जाएगा। अब देखो भैया, MCQ करने से उसकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब MCQs की कोई लिमिट नहीं होती। हम लोग भी करेंगे MCQ लेकिन वक्त पर, है ना। आपको पता है कि कल 200 MCQ का क्लास है, तो उसके पहले हम कुछ ऐसा तैयार कर लें कि अगर हम लोग एक बार में उसको पूरा पढ़ लें, एक नज़र डाल लें, तो सारे MCQ कर लेंगे। और अगर आपको इस बात का विश्वास लेना है कि भाई एक क्लास के बाद सारे MCQ हम कर लेंगे, चाहे कोई भी MCQ आए, तो वो क्लास यही क्लास है। तो इस क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक एक चीज मैं बहुत ऐसे तरीके से लाया हूं कि भैया किताब से छांट कर लाया हूं। तो बच्चों स्टार्ट करें। MCQ हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग पूरा जो है डीप में हर एक पॉइंट को समझ लेंगे और उसके बाद जो है ना आपको सारे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग एग्जाम में। स्टार्ट करें बालको, एक बार जल्दी से बता दो, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो बच्चों ये 10 नंबर का आएगा, इतना अपन लोगों को भैया करना है तैयार। ठीक है, वापस आते हैं और अब हम लोग करते हैं क्या? अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो पहले हम लोग करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद करेंगे हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस आपको 1 सेकंड इंतजार करना है। तो हम लोग हिंदी का इतिहास करेंगे, 1 सेकंड बस। तो बस 1 सेकंड इंतजार करिएगा। ओके, चलो। तो बच्चे सबसे पहले ये एक ऐसी PDF है, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। देखो, अब हमारे पेपर में ये तो नहीं आने वाला कि भैया गद्य किसे कहते हैं, ठीक है, या ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लो कि मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाए कि भैया छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण जो वाक्य बनता है ना, जो वाक्य शब्द बनता है, उसकी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? गद्य कहते हैं। उसकी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? गद्य कहते हैं। अच्छा, गद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है बोलना, गद्य का अर्थ होता है बतलाना, गद्य का अर्थ होता है कहना, यानी अपनी बात को कहना, अपनी बात को बोलना, बतलाना, ये सब क्या है? ये गद्य है, राइट। इसके बाद क्या है? सामान्यतः जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल भाषा में हम लोग क्या करते हैं? गद्य का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग अपनी भाषा को पद्य में नहीं बोलते, है ना, कि भैया किसी भी चीज को हम बहुत पोयम की तरह से नहीं बताते। हम लोग हमेशा आम भाषा में बोल देते हैं अपनी बातों को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। मैम मेरी आवाज वगैरह सही से आ रही है? ओके, अब इसके बाद देखो, जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चों। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन? कि हिंदी गद्य का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति कब हुई थी? तो बच्चों यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, अभी तक 2023 में पूछा गया था कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव बच्चों, जो उसकी उत्पत्ति हुई थी, वो हमारी 19वीं शताब्दी से हुई थी। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके नव जागरण काल में हुआ था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया नव जागरण काल में 19वीं शताब्दी में हमारा जो है हिंदी गद्य की उत्पत्ति हुई थी, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चों,
यहां पर ऐसा और कोई भी पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, लेकिन यहां से एक लाइन और लिखी है जहां से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी जो गद्य के प्राचीनतम जो प्रयोग था वो राजस्थानी और उसके बाद एवं व्रज भाषा में किया जाता था। ठीक है, यानी हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा में ही क्या है मिलते हैं। आज भी राजस्थान में या जो ब्रज भाषा में लोग जैसे गद्य आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही लोग बातें भी करते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। यहां से है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रज भाषा के गद्य का जो सूत्रपात है वो विक्रम संवत 1400 के आसपास हुआ था। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनने का लगभग तय है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात जो है वो कब हुआ था। तो 1400 के आसपास हुआ था। 17वीं शताब्दी तक हमें निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हो गई थी। अब यहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनना तय है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराया जाता है। यहां हम लोग ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिसके बाद आप ये दिल से कह सको कि मैं हर क्वेश्चन बना लेता हूं। राइट, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, इनमें से 1 से लेकर 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज से इस बार भी क्वेश्चन बनने का 100% तय है। 2024 में ये इस तरीके पर क्वेश्चन ना आए तो आप जो कहोगे मैं बच्चों करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ओके, चलो अब देखो एक क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडन, इसकी रचना किसने की, यानी इसके कौन है लेखक। तो गोस्वामी विट्ठल नाथ। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि श्रृंगार रस मंडन, है ना, तो आप याद रखोगे मंडन जो है क्या, गोस्वामी विट्ठल नाथ, याद रहेगा मेरे बच्चों। अच्छा, 84 वैष्णव की जो है वार्ता, यह है गोकुल नाथ जी। क्या, गोकुल नाथ जी 84 वैष्णव की यात्रा, ये क्वेश्चन बनना तय है। 252 वैष्णव की वार्ता, इसके भी कौन है, 252 और बच्चों याद रखोगे 252 और उसके बाद 84, ये दोनों नंबर याद रखोगे। इनका दोनों का संबंध है गोस्वामी गोकुलनाथ जी से। ठीक है, अच्छा, अष्टयाम के नाभादास, आप उठा के देख लीजिए 2023 का पेपर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगहन महात्म्य, ये जो है हमारा बच्चों बैकुंठ मणि शुक्ल जी की ये रचना है। इसके बाद बैशाख महात्म्य, ये जो है ना ये भी बैकुंठ मणि शुक्ल जी जो है उनकी रचना है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनना तय है। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, नोट कर रहे हो ना ये सारी चीजें, ये सारी चीजें नोट कर रहे हो ना, गलती मत करना पेपर में, यहां से क्वेश्चन पक्का बनना तय है। ओके मैम, कोई समस्या तो नहीं है ना, आवाज वगैरह आ रही है वीडियो में। ओके चलो, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखो अब आते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो हिंदी गद्य जो साहित्य था या हिंदी गद्य का आविर्भाव तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ था, तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी से। कब, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ था वो कब से हुआ था, 10वीं शताब्दी से। इसका प्रयोग जो है ना वो हेमचंद्र सूरी के व्याकरण ग्रंथ नरिपत नाल, अमीर खुसरो, कबीर की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग की रचनाओं तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। यहां से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अकबर के दरबारी कौन थे बच्चों, कवि गंग, उनकी रचनाओं में आपको क्या मिलेगा, खड़ी बोली मिलेगा। ओके, यानी गंग की जो रचनाएं थी उसमें आपको खड़ी बोली देखने को मिलेगी। इसके बाद यहां से कोई खास चीज नहीं है, यहां से हमारा जो है कोई क्वेश्चन बहुत ना के बराबर ही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब कुछ रचनाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अब ध्यान से देखिए, यहां पे जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चों। यहां कुछ रचनाएं हैं, जैसे ये रचनाएं शब्दानुशासन, इसका कौन है लेखक भाई, रचना किसने की है, हेमचंद सूरी जी ने करी है। राइट जी, और ये पिछले साल 2023 में पूछा गया है। ओके बच्चों, ये 2023 में पूछा गया है। उसके बाद बच्चों क्या है, बीसल देव राशो,
ये किसने लिखी है? ये लिखी है नरपति नाल्ह जी के द्वारा, ये जो है वो लिखी गई है। बोलिए यहां तक सभी को क्लियर है? देखो मैं बार बार बच्चों कह रहा हूं कि आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के बाद आपका नंबर 100% मान के चलो पक्का है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसके बाद है पहेलियां और मुकरियां। इसका कौन है भैया? तो ये है हमारे अमीर खुसरो जी, और उसके बाद खुसरो जी, और उसके बाद बच्चों साखियां बीजक, इसके कौन है? कबीरदास। इसके बाद है छंद वर्णन की महिमा और कुतुब शतक, इसके कौन है? गंग है, राइट। इसके बाद है गोरा बादल की कथा। आप 2023 का पेपर उठा के देखिए, गोरा बादल की कथा पूछी गई है। आप 2022 का पेपर उठा के देखिए, गोरा बादल की कथा पूछी गई है। और इसके कौन है रचनाकार? भैया इसके रचनाकार है जटमल। याद रहेगा, एक एक छांट के लाया गया है, एक एक क्वेश्चन। मैम कलर बहुत गंदा आ रहा है ना, ये पता नहीं कलर में क्या प्रॉब्लम हुई है भाई, ये क्या इश्यू हुआ है, आई डोंट नो मेरे बच्चों, पर कैसे हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये रेड की वजह से हो जाता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई करने से मतलब है, इसमें भी आप काम चला लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अचानक से कुछ समस्या हो जाती है तो इसमें हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे है भाषा योग वशिष्ठ। बेटा ये कभी भी पूछी जा सकती हैं आपके। इनके कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, है ना। फिर उसके बाद पद्म पुराण, दौलत राम है इसके। पंचांग दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछी गई है। पंचांग दर्शन, मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक है, उसके बाद सुख सागर, इसके कौन है बच्चों? इसके मुंशी सदा सुखलाल। इसके बाद रानी केतकी की कहानी, तो इसके हैं इंशा अल्लाह खां। आप 2022 का पेपर उठा के देखो, 20 का उठा के देखो, हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नरपत नाल, इसके रचनाकार कौन है? तो बच्चों नरपत नाल के हैं हमारे, कहां पे गए, सॉरी एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया, रानी केतकी की कहानी, इसके हैं इंसा अल्लाह खां। और उसके बाद नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र। ये जितनी भी मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, ये बार बार आपसे पूछी ही गई है। नाचिकेतोपाख्यान, ये बच्चों सदल मिश्र, प्रेम सागर, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला, ये सारी की सारी जितनी आप देख रहे हो, जो लल्लू लाल जी की है और इंसा अल्लाह खां जी की है, सदल मिश्र की है, ये कभी भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। मतलब इनकी तो छोड़ना ही मत, राइट। अब आगे चलते हैं। ये लल्लू लाल जी की इतनी थी। नाटक, शकुंतला नाटक, माधव विलास, रामविलास। अब यहां से आते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी जो गद्य साहित्य था उसको कितने चरणों में डिवाइड किया गया, कितने चरणों में बांटा गया? तो उसको 4 चरणों में डिवाइड किया गया था, सॉरी 5 चरणों में डिवाइड किया गया था। पांचों चरण कौन कौन से थे समझते हैं। पहला था भारतेंदु युग, दूसरा था द्विवेदी युग, फिर तीसरा था शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और वर्तमान युग। ये जो डेट लिखी है ना भारतेंदु युग की, ये जो द्विवेदी युग की डेट लगी है, फिर उसके बाद शुक्ल युग की भी लिखी हुई है और शुक्लोत्तर की, इसको छोड़ना मत। याद रहेगा कि भारतेंदु युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1922, 1919 से 1938 शुक्ल युग, उसके बाद शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के जो बाद आया था 1938 से लेकर 1947, और 1947 से लेकर अब तक ये चल रहा है हमारा वर्तमान युग। ठीक है, सर बट ये यूपी बोर्ड के सीरीज में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग वाले क्लास में भी यही था। बेटा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा तब आप पछताओगे, है ना। फिर वही होगा कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, हम क्या करें। तो देखो भारतेंदु युग में क्या क्या हुआ था जरा ध्यान से समझते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग से संबंधित है? ये हमारे भारतेंदु युग से संबंधित है, राइट। अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा था।
उन्होंने अपने लेखों में संस्कृत के सरल शब्दों के साथ प्रचलित विदेशी भाषा का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनना बहुत कम तय है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित है और उसके बाद ये युग की समयावधि क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि लाला श्रीनिवास दास जी किस युग के लेखक हैं, तो आपको बताना है भारतेंदु। बाल कृष्ण भट्ट जी किसके हैं, तो भारतेंदु युग। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग। राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु युग। ये जितने भी नाम आप यहां पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके भारतेंदु युग के हैं। तो यहां से 100% बनना क्वेश्चन तय होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, बोलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। मैम कलर चेंज हो गया, ओके, सभी को क्लियर है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं बच्चों अपने युग में, मतलब द्विवेदी युग में, हम भी द्विवेदी और युग भी द्विवेदी। तो द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1922, 1900 से क्या 1922। भारतीय युग के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए थे और इनकी वजह से ही जो है वो नाम पड़ा था द्विवेदी युग। तो आप याद रखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हमारा जो है बच्चों द्विवेदी युग। ठीक है, ये हिंदी गद्य के निर्माण एवं प्रसार के लिए इन्होंने काम किया था। इन्होंने जो है इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का भी जो है संपादन किया था। तो यहां से आएगा सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन प्रेस पराग है ना, ये इसकी जो है जो ये पत्रिका थी, इसको भी किसने किया है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप YouTube में इस तरीके से PDF में पढ़ाने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जा रही हैं। आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर प्लीज शेयर कर दो। राइट, जल्दी से प्लीज। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों द्विवेदी युग के आपको कुछ लेखकों के नाम याद रखने हैं, है ना। गद्य कुछ लेखक हैं, कुछ कहानीकार हैं, इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, बट नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, अभी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद ये द्विवेदी युग, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी युग, बाल मुकुंद गुप्त बच्चों ये भी द्विवेदी युग, पद्म सिंह शर्मा है ना, पूर्ण सिंह सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र ये इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पद्म सिंह शर्मा ये इंपॉर्टेंट है। इतने नाम तो आपको याद रखने ही हैं कि ये गद्य लेखक हैं और ये द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग में कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद है ना, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा और विशंभर नाथ कौशिक और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मुंशी प्रेमचंद। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मुंशी प्रेमचंद। लेकिन ये नाम एक बार पढ़ लोगे, हो सकता है आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। कहानीकार हैं इसमें, प्रेमचंद्र कहानीकार भी थे, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पहले वाले लिखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार, ये पूछा जाएगा, ये 2023 में आया भी है। उसके बाद उग्र, ठीक है, उसके बाद अज्ञे, ये अज्ञे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने नाम जो, हाँ, राहुल संस्कृत्यायन ये किस युग के हैं ये पूछा जाएगा। और उसके बाद भगवती चरण वर्मा। ठीक है, यहां से जितने नाम मैंने आपको गोला करके दिए हैं, ये जितने नाम हैं ये सारे के सारे कहानीकार हैं और ये सारे के सारे द्विवेदी युग के हैं। भूलोगे तो नहीं। आ गई बात समझ में। सर गोरा बादल की कथा के लेखक मोहम्मद जायसी हैं सर, प्लीज चेक कर लो। बेटा बिल्कुल चेक करके ही लाया गया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
इनके कुछ नाटककार हैं, नाटककार जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अश्क। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने गोला कर दिया है। ठीक है, तो बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को डाउट होगा। अब देखिए द्विवेदी युग हो गया, पहले हमारा भारतेंदु था, भारतेंदु के बाद फिर हमारा दूसरा युग आया द्विवेदी युग, फिर द्विवेदी के बाद आया हमारा शुक्ल युग। अब शुक्ल युग के बाद कौन सा युग आएगा? शुक्लोत्तर आएगा। अब शुक्ल युग जो है कब हुआ था? ये 1900 से 1938 तक का माना गया है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से पड़ा था? तो हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम रामचंद्र शुक्ल पड़ा था। ये जो योगदान वाला है ना, कि जैसे द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो याद रखोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारतेंदु युग, रामचंद्र शुक्ल से याद रखोगे बच्चों कौन सा? शुक्ल युग। यही तो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है ना? इस युग को हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं, प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। हाँ, इस युग के जो प्रमुख लेखक थे वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद इसमें भी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे, सुमित्रानंदन पंत भी थे और महादेवी वर्मा भी थे। ये सारे के सारे बच्चों हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत और सूर्य कुमार, सात से शुक्ल और सात से हमारा सुमित्रानंदन और सूर्यकांत। यहां से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं शुक्लोत्तर युग की बात करते हैं। अच्छा, शुक्लोत्तर युग में क्या हुआ था? देखो इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन इसकी जो रचनाएं हैं, इसकी जो डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रमुख जो हैं लेखक हैं, जैसे पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, ये याद रखोगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका नाम याद रखोगे, इनकी आप रचनाएं भी 12th क्लास में पढ़ोगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये तीन नाम आप याद रखोगे, कन्हैया लाल मिश्र और रामचंद्र बेनीपुरी और महादेवी वर्मा, जो कि हैं शुक्लोत्तर युग से संबंधित। अब शुक्लोत्तर युग की कुछ रचनाएं हैं, देखो लाइन से याद करने का, पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। अब जैसे पहला है अमृत राय। अमृत राय, इसकी रचना किसने की है? लेखक जो है अमृत राय है, और रचना कौन सी है? कलम का सिपाही। अब बच्चों को यहाँ बड़ा डाउट होता है कि सर कलम का सिपाही, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है ना मैम, राइट ना? तो ये जो मुंशी प्रेमचंद्र जी की क्या थी? ये उनकी जीवनी है, यानी उनके ऊपर लिखी गई है, राइट? और लेकिन इसको लिखा किसने है? वो अमृत राय ने लिखा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर रचना पूछा जाता है तो अमृत राय, अगर ये पूछा जाता है कि भैया ये किसकी जीवनी है, तो आपको लगाना है मुंशी प्रेमचंद। याद रहेगा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आ गई मेरी बात समझ में सभी को? क्लास 10th स्टूडेंट ऐसे नाम से एक आईडी है, बड़ा खतरनाक लड़का है। हम इनको 30 मिनट तक इनकी आत्मा को शांति देते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बड़ी तेज चल रहा है, पढ़ने में इनका दिल कर नहीं रहा है ना? ये किसी और चीज में दिमाग लगा रहे हैं, है ना? तो इनकी आत्मा को शांति दे भगवान। 30 मिनट के लिए हमने इनको शांत किया है। चले बच्चों आगे, ओके चलो। अच्छा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, ठीक है, ये इनकी क्या है? रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, भैया ये नाम याद रखोगे और ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना? अमिताभ बच्चन, कभी खुशी कभी गम, उस पिक्चर से याद रखोगे। और पांडे बेचन शर्मा, अपनी खबर 2023 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये 2022 और 2023 लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। याद रखोगे बच्चों? चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं वर्तमान युग, है ना? वर्तमान युग में कौन कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर, है ना, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, ये नाम याद रखना। धर्मवीर भारती,
विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सान अज्ञे का पूरा नाम भी आप याद रखोगे, ये भी पेपर में पूछा जाएगा। भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर और हरिशंकर परसाई, ये हमारे जो है ना कौन से हैं, ये वर्तमान युग के क्या हैं बच्चों, लेखक हैं। तो इसको याद रखने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी। यहां से हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास खत्म होता है। अब हम लोग मेरे मुन्ना बात करेंगे हिंदी, अब हम लोग बात करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। बोलो बात करा जाए, बताइए बच्चों, बात की जाए हिंदी पद्य की, क्या बात करी जाए हिंदी पद्य की? जल्दी से एक बार बताइए, क्या बताइए बच्चों, जल्दी से बात किया जाए। देखो अगर इनको तैयार कर लोगे तो आप मान के चलो कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और अगर इनको तैयार नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है, ये मानकर आप चलिए। बस एक सेकंड वेट। वापस आते हैं और अब हम लोग बात करते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की, राइट। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। चलो देखो, देखो यहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन अगर आप यहां पे कमियां निकालोगे कि यार एमसीक्यू क्यों नहीं करा रहे, तो कल आ जाओ, 200 क्वेश्चन है, कॉपी लेके बैठना और अपने आप को चेक करना कि क्या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, आप लिख के रख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। बस आपको इतना 4-5 जो पेज है वो एक बार मन लगा के पढ़ लेना है। अब यहाँ आते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। अब इसको देखो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। गद्य साहित्य के इतिहास को 5 हिस्सों में, पद्य साहित्य के इतिहास को बच्चों 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा है हमारा कौन सा, आदिकाल। कौन सा मेरे मुन्ना, पहला हिस्सा है हमारा आदिकाल। और जो आदिकाल है वो देखो जरा क्या है, आदिकाल, बस एक सेकंड कलर बदल लूं, ठीक है, आदिकाल है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल को किस और नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में देंगे आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, वीर गाथा काल, तो आपको टिक किस में करना है, वीर गाथा काल में। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य काल, ये है भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्य काल, ये रीति काल के नाम से जाना जाता है। और बच्चों आखिरी में आता है हमारा आधुनिक काल। तो आदिकाल 743 से 1343 तक, 1343 से 1643 तक बच्चों हमारा पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1643 से 1843 तक, और आधुनिक काल 1843 से आज तक। यहां से क्वेश्चन बेटा आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये केवल टेबल से, मतलब आज की इस क्लास के बाद आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ एमसीक्यू के चक्कर में इधर उधर भटकोगे तो दिक्कत होगा। कल इसका टेस्ट भी हम लेंगे कि आपने इसको कितना तैयार किया है। आज रात में इसको पढ़ना और कल सवेरे टेस्ट, कल शाम को टेस्ट दे देना। आदिकाल देखो क्या है, हिंदी पद्य के पहले उत्थान काल को वीर गाथा काल, चारण काल आदि के नामों से जाना जाता है। यानी ये जो आदिकाल है इसका दूसरा नाम है वीर गाथा काल और चारण काल, इनके नाम से जाना जाता है। अब इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं इस काल की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी हैं समझते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले दलपति विजय, अब ये है खुमार रासो, नाम याद रहेगा। उसके बाद चंद बरदाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो। अगर इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इससे पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां से देखो 4 पॉइंट हम बताएंगे आपको। एक ऊपर बता दिया, अगला मैंने आपको चंद बरदाई बताया, इसके कौन है, पृथ्वीराज रासो। फिर जगनिक, ये कौन है भैया, इसके कौन है,
भैया इसके हैं परमाल रासो, है ना। फिर उसके बाद नरपत नाल। बस ये देखो एक चीज याद रखना है कि इधर जो है ना ये कवि है, उधर रचनाएं हैं, ठीक। क्योंकि आप पृथ्वीराज रासो से आप अंदाजा लगाओगे अरे यार ये तो नाम है किसी का, है ना। तो याद रखो कि चंद बरदाई, है ना, ये बच्चों कौन है, इसकी इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। जगनिक की है परमाल रासो, या वीर गीत है आलेखंड है, आला आप सुने होंगे। उसके बाद नरपत नाल, ये है बीसल देव रासो। यहां से क्वेश्चन मान के चलो कि भैया इंपॉर्टेंट है और बनेगा, 100% लिख के रख लो। अगर क्वेश्चन ना बने तब कहना, 100% बनेगा। समझ गए? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर जी आज आप उदास क्यों लग रहे हो? उदास नहीं लग रहे हैं बच्चे, आपकी संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि जिज्ञासा जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में ज्यादा रहती है ना। तो यहां तक समझ में आ गई सभी को बात। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि वीर गीत काव्यों में जगनिक का आलखंड जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और यहां से क्वेश्चन भी बनेगा कि भैया आलखंड जो है किसने लिखा, तो जगनिक ने लिखा, याद रहेगा। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं भक्ति काल। अब भक्ति काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल। अब ये टेबल देखिए, टेबल है, इसमें 2 शाखाएं थी। पहली थी निर्गुण शाखा, पहली शाखा थी हमारी निर्गुण शाखा, और दूसरी शाखा थी हमारी सगुण शाखा। जो निर्गुण शाखा थी उसकी 2 अलग अलग शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण शाखा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, यानी इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति से संबंधित है, और ये ज्ञान मार्गी है और ये प्रेम मार्गी है। अब जो ज्ञान मार्गी शाखा है इसमें हमारे कबीरदास जी हैं, और इसमें सूफी मुसलमान हैं, है ना। इसके बाद राम भक्ति धारा में आपको सभी को पता है कि स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी 15वीं शताब्दी में राम भक्ति का प्रचार इन्होंने किया। यहीं से रामाशयी शाखा का विकास हुआ था। और कृष्ण भक्ति में कौन था, इसके प्रवर्तन इसके प्रवर्तन का श्रेय स्वामी वल्लभाचार्य को जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण भक्ति धारा का जो प्रवर्तन था या प्रवर्तक जो था वो कौन था, तो किसने किया प्रवर्तन, ये स्वामी वल्लभाचार्य जी ने किया, और जिनके आराध्य श्री कृष्ण जी थे। यानी यहाँ पे कृष्ण भक्ति धारा श्री कृष्ण जो उनके ध्यान से सुनिए, जिनके आराध्य श्री कृष्ण थे, यानी कि वल्लभाचार्य जो थे उनके आराध्य कौन थे, वो श्री कृष्ण थे, और ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलो बच्चे, समझ में आ रही बात? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आता है? आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि आपसे पूछा जाएगा, ये जो कवि आप देख रहे हो यहां पे, और ये देखो रचनाएं हैं, ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नूर मोहम्मद इंद्रावती, ठीक है, और उस्मान की चित्रावली, इनकी बहुत कम पूछी गई है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। हमारे देश में 16वीं 17वीं शताब्दी तक मुगल काल की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कवियों ने रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण के रूप में काव्य की रचना की। इन्हें रीति ग्रंथ भी कहा जाता है, और इन्हीं कारण से इन रचनाओं के काल को रीति काल कहा गया है। अब इनकी ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये आगे का पॉइंट कि रीतिकाल की रचना है। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकाल की रचना है, और ऑप्शन में दिया जाएगा रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, है ना, रसराज, सतसई, गंगा लहरी। अब मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन सी है जो 2023 और 22 में पूछी गई है। रामचंद्रिका, ललित ललाम, सतसई और गंगा लहरी, ये जितना मैंने गोला किया है ये सब 2022 में या तो पूछी गई हैं और या तो 2023 में पूछी गई हैं। ये दोनों या तो 22 में या तो 23 में पूछी ही गई हैं। अब रामचंद्रिका के
कवि कौन है? ये केशव है। ललित ललाम और रसराज के कौन है? मतीराम है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि ललित ललाम रचना के कवि कौन है? तो मतराम है ना, मतीराम सॉरी। और सतसई के कौन है? बिहारी हैं। और गंगा लहरी के कौन है? पद्माकर हैं। ठीक है। रीतकाल की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, यानी सारी ब्रज भाषा में किया गई है इनकी रचना। आगे चले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आता है हमारे पास अगला, जो कि है हमारा आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल, ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा सा मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई। देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको छोड़ना नहीं है एक सेकंड भी। ठीक, अब देखो यहां से हमारे पास है कि आधुनिक काल में देखो क्या हुआ कि आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी धारा यानी नई कविता का युग, तो ये चीजें भी इसमें क्या हो गई? ऐड हो गई। अब भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि बस एक सेकेंड, देखो अभी जो आप पढ़ रहे थे वो गद्य से संबंधित था। अब जो ये आपको यहां दिखाई दे रहा है ये पद्य से संबंधित है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि भैया देखो यहाँ पे हमारे पास उत्तर मध्यकाल है। अभी हम काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आधुनिक काल है। और आधुनिक काल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारतेंदु युग आया है यहाँ पे, फिर द्विवेदी युग आपको मिलेगा, फिर छायावादी युग मिलेगा, फिर उसके बाद आपको प्रगतिवादी मिलेगा। तो इनके नाम जरा देख लीजिए और ध्यान से सुनिए अब मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ। भारतेंदु युग, इसके जन्मदाता कौन है? आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, है ना, इनके जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक युग साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। और इस युग के कवियों ने जन भावना को वाणी दी है। उनकी काव्य भाषा में ब्रज भाषा की प्रधानता रही है, ब्रज भाषा बहुत ज्यादा थी। स्वदेश प्रेम, समाज सुधारक, प्रकृति चित्रण, ऐसे विषयों का समावेश हुआ है। पर वहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपका मेन क्वेश्चन यहां से बन गया है जो मैंने गोला काला किया है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग आपको सभी को पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वजह से जाना जाता है। इसमें जो है ना खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की थी इन्होंने। फिर उसके बाद श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। अब मैं देखो यहां से बता रहा हूं, राम नरेश त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है ना, मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं, ये एक ही है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इस युग में साकेत, प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य भी रचे गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि साकेत और प्रिय प्रवास पूछा गया है कि भैया ये किस युग में था? तो द्विवेदी युग में था, राइट। ये द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। अब आते हैं छायावादी युग। छायावादी युग में हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, है ना, हमारी सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। ये जो हैं हमारे छायावादी युग के हैं। तो यहां से क्वेश्चन बना है कई बार कि भैया आप बताइए छायावादी युग की जो लेखिका कौन सी है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अच्छा, प्रगतिवादी में आते हैं तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, है ना, इतने नाम आपको याद रखने हैं। और उसके बाद नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इतने नाम बस आपको याद रखने हैं कि भैया प्रगतिवादी युग के ये लेखक हैं। ठीक, आखिरी आया हमारे पास प्रयोगवादी धारा या नई कविता। तो यहां से बस एक सेकंड इंतजार रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि 1943 में आगे द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक। अब यहां से क्वेश्चन देखो 2023 में बना है कि आगे को संपादित किया था, आगे ने संपादित किया था तार सप्तक को कब? 1943 में। ठीक, इस तार सप्तक में आगे, है ना, इतने और जो लोग थे या और जो रचनाकार हैं 7 लोग होंगे। हमने आपको 4 सप्तक के
पहले से क्वेश्चन करा दिए हैं, मैम ने कराए होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि चार तार सप्तक की रचना मतलब जो सब कब कब प्रकाशित हुए थे, राइट। तो यहां तक क्वेश्चन है। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ है। तीसरा कब हुआ है? 1959 में हुआ है। ठीक है, अभी देखो चौथा भी दिया होगा, चौथा तार सप्तक भी हमको कहीं ना कहीं इधर दिया होगा। ठीक है, चौथा दिया नहीं गया है, आपको बताया गया है बहुत पहले से। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्रमुख रचनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बनना तय है लगभग, कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी, कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक और भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त, चाकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिप्रवास, ये महाकाव्य थे द्विवेदी युग के। छायावादी युग जयशंकर प्रसाद, कामायनी और यामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है सब लिखे गए हैं। प्रगतिवादी युग में शिवमंगल सुमन, प्रलय सृजन पूछा नहीं गया है, लेकिन उर्वशी पूछा गया है, उर्वशी कई बार पूछा गया है। और प्रयोगवादी धारा में अज्ञेय द्वारा आंगन के पार द्वार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। प्यासी पथराई आंखें 2022 में पूछा गया है, नागार्जुन की ये जो है वो रचना है। देखो जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको आज की इस क्लास में पूरी करवा दी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। मैंने बहुत कम समय में आपको सारी चीजें बता दी हैं, और अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर जो होगा वो मैं कह रहा हूं कि पक्का होगा। ठीक है, आपका 10 नंबर जो होगा वो 100% आपका पक्का होगा। बोलिए यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ, अभी 7 बजे जो है ना हमारी हिस्ट्री की क्लास है, तो सारे बच्चे उधर आ जाओगे। 7 बजे हम लोग हिस्ट्री की क्लास है हमारी, और मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पर शुरू करूंगा, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर शुरू करूंगा मैं 7 बजे। तो भैया आपको लेट नहीं होना है, ठीक है। देखो ये हमने बता दिया है, अब हम आपको बताते हैं। देखो मुझे पता है कि आप इस क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे, लेकिन कल हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं। और कितने एमसीक्यू कर रहे हैं? 200। कल हम लोग 200 एमसीक्यूज करेंगे। कितने करेंगे? 200 एमसीक्यू करेंगे कल। तो आपको कल की क्लास छोड़ना नहीं है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कल का हर एक एमसीक्यू इससे आपको मिलेगा। आप पूरा, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप उनके आंसर्स कर पा रहे हो कि नहीं। तो पूरा कल हम लोग क्विज खेलने वाले हैं 200 एमसीक्यू का, और आई होप आप कल के लिए तैयार होंगे। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जितनी चीजें कराई हैं इसके बाहर बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये पूरा यूपी बोर्ड का सिलेबस है। अब आपको अगर मेरी बात पे विश्वास है तो आप जो है हमारी बात को मान सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, अभी एंड करते हैं हम लोग आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। मिलते हैं हम लोग शाम को अभी 7 बजे करेक्ट टाइम पर हिस्ट्री की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।